जब हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में जो प्रश्न उठता है, वो यही उठता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और सिलेबस क्या होने वाला है उस एग्ज़ाम का। तो ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं दोस्तों। तो इनके लिए आपको करना क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और कैसे अपनी तैयारी को हम और बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको यहाँ बताऊंगा आगे वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ हमारे YouTube चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो जब यहाँ पे एग्जाम की बात आती है, तो जब आप सिलेबस यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो सबसे जरूरी जो बात होती है वो आपकी बात यहाँ होती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो उसके एवज को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी फिजिक्स सामान्य विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम MCQs की ये क्लास दूसरी होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पे लगभग 15 से 20 MCQs का प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, बल गुणनफल है। यहाँ पे बताना है आपको, 52वां प्रश्न है, बल गुणनफल है किसका। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी है भार और वेग का, और ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। जल्दी से बताइए क्या होगा, बल गुणनफल किसका है, बताना है आपको। तो यहाँ पे जो बल का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर ma होता है, F इक्वल टू m इंटू ए यहाँ पे एक्सक्लेशन त्वरण होता है और m आपका मास द्रव्यमान होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये BPSC आपका 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये जितने भी MCQs हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों, आपको करना क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिना वीडियो को स्किप किए अच्छे से, और बहुत ही कम समय में हम बेहतर क्वेश्चनों को यहाँ पे तैयार कर लेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और उन दोस्तों तक भी पहुँचाएँ जो आपके साथ ही भाई बहन तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट्स एग्जाम की। दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी कराते हैं, उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाती है दोस्तों। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे पर्याप्त सिलेबस और पर्याप्त तैयारी यहाँ पे करके बैठ जाते हो, जिससे कि एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक किया जा सके दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तड़ेपन प्रश्न क्या है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, ठीक है, तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए क्या है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी है भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार है उसका क्या होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, याद रखना है, कोई व्यक्ति है 1/6 गुना यहाँ पे, ठीक है, कम हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी के। जैसे मान लीजिए यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, ठीक है, और जब वह व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो इसका 1/6 यहाँ पे उसको कम प्रतीत होगा। ठीक है, तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो आपका वजन है वो ही घट जाएगा। मान लीजिए आप 100 केजी के हैं तो वहां पे चंद्रमा पे जाके 80 केजी के नहीं रहेंगे, रहेंगे तो 100 केजी के ही, लेकिन भार जो है वो घट जाता है। ठीक है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आपको लगेगा, मतलब लगेगा 1/6, ये आप याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि कितना कम हो जाता है, तो 1/6, ठीक है, 1/6 यहाँ पे कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, तो जी का मान क्या होता है। ठीक है, ये मैंने प्रश्न कराया हुआ है थ्योरी में। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ये। ठीक है, अब यहाँ से जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जी का मान क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो याद रखना है हमेशा, तो जी का मान क्या होता है, ध्रुवों पर बढ़ता है, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक होता है जी का मान। तो जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों हम यहाँ से क्लियर करते चलेंगे, और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती है दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पे हम जो सीरीज चला रहे हैं ये चलती रहेगी जब तक सामान्य विज्ञान कंप्लीट नहीं हो जाता है। चाहे आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पहले थ्योरी प्लस कंसेप्ट कराया जाता है और उसके बाद टॉप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहाँ पे की जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का वजन। ऑप्शन ए है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो बताना है जो शरीर का वजन है वो क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना है जल्दी से क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो शरीर का जो वजन है वो ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, ठीक है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो ऊपर हमने बात की है। तो ठीक है, इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए क्या राइट आंसर हो गया, आपको बताना है। ऑप्शन ए है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 1/6 यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 56 प्रश्न क्या है यहाँ पे देखते हैं। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ आपको बताना है। इसको हल करके सॉल्व करके आपको बताना है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ऑप्शन ए है 20 जूल, ऑप्शन बी है 200 जूल, ऑप्शन सी है 981 जूल, ऑप्शन डी है 0 जूल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो आपको दोस्तों कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। इसे आप पे छोड़ते हैं हम, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको थ्योरी की क्लासेस वहाँ पे देखनी है और वहाँ से सॉल्यूशन इसका ढूंढना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एक एमसीक्यूज की क्लास हमने पहले करा दी है, जहाँ पे 51 टॉप 51 क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए थे। तो आप उनको वहाँ पे जाके देख सकते हैं और फिर इसको आगे दोस्तों निरंतर यहाँ पे जारी रख सकते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरी और कंसेप्ट कराते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज। चलिए अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताना है आपको कमेंट करके 57 का, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा। फिर मैं आपको अगले दिन इसका राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों कि एक व्यक्ति है, मतलब आप खुद ही है, ये मान लीजिए आप खुद एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है। और वो दीवार क्या है, मतलब विस्थापित नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो असफल हो रहे हैं आप उसमें, कोई दीवार है उसमें आप धक्का दे रहे हैं और वो ज्यों की तो वहीं पर है। तो वह क्या करता है, ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। तो कोई भी कार्य नहीं करता, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। अब कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत मेहनत की उसमें, कार्य के मतलब आप जान लगा दी आपने, आप पसीने आ गए दोस्तों, पसीने पसीने हो गए। लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू साइंस वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके के प्रश्न आपको दोस्तों घुमाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इस पे ज़्यादा ध्यान, इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है। दोस्तों, जब आप थ्योरी करके प्रैक्टिस करने को बैठते हैं तो आपको लगता है अरे मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, और यहाँ पे प्रैक्टिस निरंतर चलती रहेगी दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए 59 प्रश्न देखते हैं। 59 प्रश्न क्या है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, बताना है आपको, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? आप कभी पहाड़ घूमने गए होंगे, वहाँ पे जाते होंगे, और जब आप पहाड़ पर चढ़ते हो थोड़ा आगे को झुक जाना पड़ता है, तो क्यों? ऑप्शन ए तेज चल सके, ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तेज चल सके इसलिए नहीं, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु बहुत से दोस्तों यहाँ पर टिक लगाएंगे कि फिसलने की संभावना कम हो जाए, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों क्या होगा, जब आप आगे की ओर पहाड़ पर झुक के चलते हैं तो जो आपकी मजबूती है, ठीक है, जो आपकी मजबूती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनी रहती है, ठीक है, अच्छे से आप वहाँ पे पकड़ कर लेते हैं, और जो आपका बैलेंस है, संतुलन है, वो दोस्तों बन जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती ना गिरने की ना फिसलने की, ठीक है। तो स्थायी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आदमी आगे की ओर झुक के चलता है, ठीक है, पहाड़ी पर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है 60। पीसा की ऐतिहासिक मीनार की बात हो रही है यहाँ पे। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, ठीक है। जो पीसा की मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि, ऑप्शन ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, ऑप्शन बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, ठीक है, ऑप्शन सी है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ऑप्शन डी यह एक आश्चर्य है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। क्या होगा कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। क्या कारण है इसका? कि इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है, ठीक है, किससे? आधार से होकर जाती है, ठीक है, आधार से होकर जाती है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, जो पानी की पाइप होती हैं वो फट जाती हैं, क्योंकि, ऑप्शन ए इसको बताना है क्या कारण होता है उनके फटने का। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में जो बनते हैं, जो दैनिक जीवन में हमारे आस-पास घटित हो रही हैं चीज़ें, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं जो दैनिक दिनचर्या से संबंधित होते हैं, और जो आपके आस-पास चीज़ें घटती हैं, उनसे प्रश्न यहाँ पे साइंस में बनते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठो और जब आपको ऐसा लगे कि आपके से रिलेटेड वो चीज़ है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करना है आपको एग्ज़ाम के लिए। जब आपको लगे, जैसे आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें हैं, जब आप घूमने जाते हो, पीसा की ऐतिहासिक मीनार देखी होगी, तो कहीं न कहीं ये सब रिलेटेड चीज़ें पूछता है विज्ञान में, ठीक है। जो एग्ज़ामिनर है वो रिलेटेड चीज़ें पूछता है आपके दैनिक जीवन से, जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं, या आपके दैनिक जीवन से जो आपकी दिनचर्या है उससे संबंधित होती हैं चीज़ें। चलिए 61 का आंसर देखते हैं कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। इसका कारण क्या है? चलिए आज जान लेते हैं। ऑप्शन ए है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः इस उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए क्या कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो है, जब पानी जमता है ना तो उसका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
ठीक है, आपसे यदि कभी पूछ ले, अब ये आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या आपसे जो माता-पिता हैं, कोई भी है भाई-बहन, यदि आपसे पूछे कि भाई बताइए ऐसा क्यों होता है कि जब जाड़े पड़ते हैं जो हमारा पानी का जो पाइप है वो फट जाता है, ये क्या रीज़न है इसका? तो आप बता देंगे उसको उनको आसानी से कि जमने के बाद जो पानी का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, बेटा वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है? इसलिए ये फट जाती हैं पाइप, ठीक है? याद रखना है आपको 61। दोस्तों इस तरीके से चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे तो एक भी प्रश्न, वादा है मेरा, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62 प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 62 प्रश्न क्या है? पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, ठीक है, फिर से वही प्रश्न दोस्तों, फिर से वही प्रश्न है, ठीक है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि इसका कारण बताना है आपको दोस्तों। अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी, ऊपर प्रश्न सेम वही प्रश्न है। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो आपको बताना है क्या होगा कि जो पानी से भरी डॉट लगी बोतल है जमने पर बात हो रही है ना, मतलब वही जमने पर टूट जाती है, फट जाती है, क्या कारण होता है इसका बताना है अब तो ऊपर बात की थी हमने, तो जमने पर जो जल का जो आयतन है वो क्या होता है, वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए फट जाती है, इसलिए टूट जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए आईएएस 1994 में ये प्रश्न पूछा तो अन्य परीक्षाओं में भी गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 63 प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। बताइए, फिर से वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तो ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि घटने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी पानी जम जाएगा, तो क्या होगा, 9 डिग्री से सेल्सियस से जब आप 3 डिग्री सेल्सियस कर दोगे किसी तापमान गिराकर जल का, ठीक है, तो क्या है, आयतन पहले घटेगा, ठीक है, घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा क्योंकि जल जमने पर आयतन क्या है, बढ़ जाता है, ऊपर बात की थी, तो फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर कि पहले आयतन घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ये भी देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, शेयर करना दोस्तों ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बिना स्किप के वीडियो को अच्छे से देखना है दोस्तों। यदि आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं दोस्तों, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप और जिसमें सामान्य विज्ञान वहां पे सिलेबस में है और सीरियस है एग्जाम को देने के लिए दोस्तों, तो बस करना क्या है, बिना स्किप किए दोस्तों 15 से 20 प्रश्न है होने वाले यहाँ पे। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और चीज़ों को एक एक करके समझते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और किन चीज़ों को हमें और अपना बेहतर बनाना है। इन सभी को ध्यान में रखते दोस्तों यहाँ पे वीडियो को देखिए, और यदि आप सीरियस नहीं हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आसानी से यहाँ से जा सकते हैं दोस्तों। चलिए 64 प्रश्न देखते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव का विस्थापित पानी का बहार कितना होता है आपको बताना है। नाव के बहार से कम, नाव के बहार से ज्यादा, नाव के उस भाग भाग के बहार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के बहार के बराबर क्या होता है बताइए आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ध्यान रखना है कोई झील है उसमें तैरने वाली इस्पात की नाव हो काहे की, ठीक है। तो नाव का जो विस्थापित पानी का जो बाहर होता है, मतलब जो नाव जो, ये मान लीजिए नाव है और जो यहाँ से जो पानी विस्थापित होता है जो नाव के द्वारा, ठीक है, पानी को विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापित पानी का जो भार है, ठीक है, पानी के भार की यदि बात हो रही है तो पूछ रहा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे जी नाव के उस भाग के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ठीक है। मान लीजिए कोई नाव है और ये नाव है और यहाँ पे ये इतना डूबी हुई है नाव, तो जो ये इतना जो जितना हिस्सा इसका डूबा हुआ है दोस्तों, और उसका जो भार है वो विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है।
नाव के भार के बराबर नहीं होगा, ठीक है, जितना हिस्सा डूबा हुआ है पानी में उसके भार के बराबर होगा जो विस्थापित पानी है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 प्रश्न क्या है। किसी 65 प्रश्न देखते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, बताना है आपको। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन, ठीक है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ए बी सी डी। इनमें से आपको बताना है कि जो आपकी देखा होगा ये, जब आपने कभी रजाई गद्दे जो होते हैं, जो जाड़ों में आप सोते हैं उन पे, तो आपने देखा होगा जब आप उनको मतलब फिर से उनके अच्छे से करने के लिए जाते हो, मान लीजिए जो उनको ना धुनाई बोलते हैं इसको, मतलब गाँव वाली भाषा में क्या बोलते हैं, धुनाई करने के लिए जाते हो जब उनको, कि क्या होता है जो रुई जो होती है उसमें जो रूवर होता है उसको, जो पुराना वो गंदा हो जाता है तो वो फिर साफ होता है, तो इसको बोलते हैं धुनाई, ठीक है। तो वो इससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि जब उसे छड़ी से उसे पीटते हैं दोस्तों, जब छड़ी से पीटा जाता है तो कौन सा नियम यहाँ पे लागू होता है, बताना है आपको। बताइए। तो गति का पहला नियम यहाँ पे दोस्तों लागू होता है, आप ध्यान रखेंगे। और गति का पहला नियम क्या है, आपको बताना है क्या है। कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा यहाँ पे गति का पहला नियम क्या है। और जिसको नहीं पता है दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जो थ्योरी की क्लासेस हैं वहाँ पे जाएं, और आसानी से वहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूटन की गति के नियम। वहाँ से इसको, यहाँ से तीनों गति के नियम को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। सड़क पर चलने सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है, क्या कारण है इसका। ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बताना है क्या है इसका राइट आंसर। तो सीधी सी बात है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, सड़क पर चलना कठिन होता है, ठीक है। घर्षण की बात यहाँ पे हो रही है, देखिए। तो यहाँ बर्फ में क्या है, वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है, पैर फिसलता है। चलिए 66 यहाँ पे देखते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, फिर से वही प्रश्न। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। ऑप्शन है, बर्फ मुलायम स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर मैं आप पे छोड़ूंगा क्योंकि ये 67 से मिलता हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68 प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र, बैरल, जिसको इंग्लिश में बैरल बोलते हैं, को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ठीक है। कोई लकड़ी का सिलेंडरकार पार्ट है, मतलब जो आपने घर पे सिलेंडर देखे होंगे वो लकड़ी का है, ये समझ लीजिए, ठीक है। सिलेंडर के आकार का एक पात्र है, बैरल है, उसे खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्या कारण होता है लुढ़काना उसे आसान होता है। ऑप्शन ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ऑप्शन बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन सी है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त विकल्प में से अतिरिक्त कोई और विकल्प। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। लुढ़कने का जो कोई चीज है जो सिलेंडर के आकार के, जो उसे लुढ़काएंगे, जो उसका घर्षण बल है, और वो जो एक खींचेंगे मतलब फिसल कर किसी चीज को ले जाएंगे, तो उसमें तुलना में बहुत कम होता है लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल, ठीक है। इसलिए उसे आसानी होती है लुढ़का के ले जाने की। तो घर्षण बल का कहीं ना कहीं देखिए, ये ऊपर के दो प्रश्न और ये प्रश्न एक
दूसरे से कोरिलेटेड हैं। यदि आप ध्यान से घर्षण बल को पढ़ोगे तो इसका आंसर आसानी से सही कर ले जाओगे दोस्तों। इस तरीके से हमको गहराई से, बिल्कुल एकदम गहराई से हमको चीज़ों को पढ़ना है और मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ चीज़ों को, कैसे आपको यहाँ पे तैयार करना है चीज़ों को। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों बस आप बिना स्किप किए पूरा देखें। इससे क्या होगा, सभी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के तो दोस्तों कुछ हो ही नहीं पाएगा अब एग्जाम में। चलिए 69% देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। ठीक है, कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है और यहाँ पे क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, ये सी है, ठीक है, ये समुद्र है और कोई जहाज है ये, ठीक है, ये मान लीजिए जहाज है और ठीक है, तो वो चलता हुआ समुद्र में आ जाता है। तो तब जहाज का स्तर जो है वो क्या रहेगा, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्या होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। जब नदी से कोई चलता हुआ जहाज आता है और समुद्र में जो उसका स्तर है जहाज का, वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये आपको हमारी थ्योरी क्लासेस में पता चलेगा इसका रीजन। ठीक है, जिसने नहीं देखे वो वहां पे जाए और आसानी से देखें, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या होता है इसका रीजन। ठीक है, बस आपको यहाँ पे फिलहाल इतना याद रखें कि थोड़ा ऊपर आ जाता है जब कोई भी जहाज है, यदि नदी से चल के वो वहां पे समुद्र में जाता है तो उसका जो वो है स्तर है, थोड़ा जहाज वो ऊपर आ जाता है। वॉल्यूम पे, आयतन पे आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, अच्छे से यदि आयतन को आपने पढ़ा होगा तो वहां से चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। चलिए 70 का क्या है, प्रश्न नंबर 70। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ठीक है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है और पानी में डूब जाती है। ठीक है, इस पे चर्चा की थी हमने कल ही थ्योरी क्लास में। जिसने नहीं देखी है आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए ऑप्शन ए है, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक हो तथा पारे का कम। ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो लोहे का घनत्व है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। जो लोहे का जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। यही चीज है कि लोहे की जो कील है पारे पर तैरती है और जबकि पानी में डूब जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61% क्या है ये देखते हैं। चलिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, मतलब भार कम हो जाता है। क्या होता है, विस्थापित पानी के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जब कोई ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में थोड़ा ह्रास यहाँ पे होता है, प्रतीत किसके बराबर वो होता है। तो बताना है इसका राइट आंसर 71 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो विस्थापित पानी के बराबर होता है। ठीक है, ये चर्चा हमने ऊपर की थी जो नाव को लेके। ठीक है, जो नाव का प्रश्न आया था कि जो नाव पानी को विस्थापित करती है वो कितना विस्थापित करती है। देखो, विस्थापित पानी का जो भार होता है नाव के जो जितनी डूबी होती है, जितना स्तर उसका डूबा हुआ होता है उसके भार के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये वही प्रश्न यहाँ पे उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। घुमा फिरा के दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर उनका एक ही होता है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप उनको प्रश्नों को कर पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए प्रश्न बदल दिया है, लेकिन जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ पे, सेम कंसेप्ट वही है कि जब ठोस को डुबाया जाता है उसके भार में ह्रास होता है। ह्रास कितना होता है, आप कहेंगे सर विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, जितना पानी विस्थापित करे उसके भार के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से यदि आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। 62 प्रश्न। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्या कारण है इसका।
बताना है। जो बर्फ है वो पानी पे तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ऑप्शन सी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताना है कि बर्फ पानी पे तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो इसका कारण है दोस्तों, एक ही कारण है इसका। एक कारण क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे कि बर्फ जो है वो पानी से क्या होती है, हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। जो अल्कोहल से जब भारी होगी कोई भी चीज तो वो आसानी से डूब जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न यहाँ पे लगभग हमने कवर किए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद हो आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम सामान्य ज्ञान से संबंधित जितनी भी क्लासेस उनको करा देते हैं। मान लीजिए हिंदी की भी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, करंट अफेयर की भी, और यूपी जीके की जो क्लासेस हैं वो भी यहाँ पे दोस्तों हम कवर करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।